हेलो एवरीवन। 8 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में जो देर रात ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है, स्पेशली हम लोग यूएस मार्केट की बात कर रहे होते हैं ग्लोबल मार्केट में। वहाँ पे स्टॉक्स की धुलाई पिटाई जारी रही और अगर हम नास्डैक यूएस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी स्टॉक का इंडेक्स है वहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली। S&P 500 जो ब्रॉडर इंडेक्स है यूएस स्टॉक्स का, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट निगेटिव सेंटिमेंट के साथ में क्लोज हुआ है। अभी भी जो डाउ जोन फ्यूचर सजेस्ट कर रहा है कि फ्लैट ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है विथ निगेटिव बायस। अभी भी निगेटिविटी जो है वो प्रिवेल कर रही है और ये जो है हालांकि बहुत सारे रीजन्स इसके हैं ग्लोबल लेवल पे। अगर आप देखें तो जो अभी फियर का फैक्टर है मिड ईस्ट में, जो टेंशन है जियोपॉलिटिकल टेंशन से, रसिया यूक्रेन वॉर है, ये सब जो है इन सब चीज़ों में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्रॉ कर रही हैं नीचे की तरफ में। इसके अलावा कैरी ट्रेड जो है जापान का, जो सॉफ्ट बैंक का लोन पॉलिसी जो है और उसमें इंटरेस्ट रेट रिवाइज करने की जो बात आ रही थी, उसके भी सेंटिमेंट्स जो थे ओवरऑल नेगेटिव ही आए थे। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन पिछले वीडियोस में कर रखा है कि कैरी ट्रेड में क्या होता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कि जैसे जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लो साइड में है और 0.25% अगर जापान का इंटरेस्ट रेट है तो वो दूसरों को काफ़ी कम ब्याज पे जो है पैसे अवेलेबल कराते हैं। और वैसे में अगर जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर जो है ऑब्वियस सी बात है जो लोन होंगे वो महंगे होंगे और लोग जो हैं वैसे केस में अगर ऑलरेडी वो पैसे लेके दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फिर मार्जिन कॉल की समस्या होती है और वहाँ पे लोग अपने पोजीशंस या जो इंटरेस्ट है उसको पे आउट करने के लिए बहुत बार जो है अपने लेवरेज को कम करते हैं। और लेवरेज अगर कम होगा तो वैसे केस में क्या होगा, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मार्जिन कॉल्स आते हैं, उस केस में पैनिक सेलिंग होती है और ये जो है ओवरऑल सिनारियो जो है ग्लोबल लेवल पे पैनिक वे में बढ़ती है। हालांकि जो ओवरऑल स्टांस आया था उसमें एक विराम यहाँ पे लग गया था। यहाँ पे ओवरऑल जो है एक स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट की गई थी कि यूएस बेसिकली जापान जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रखने वाला है। उस पर अभी इंक्रीमेंट के बारे में कोई कोई डिसीजन नहीं है। इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला था और निफ्टी 50 जो है वो 1.27% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ। 300 पॉइंट से ज़्यादा की रैली देखने को मिली और निफ्टी के जो लेवल्स रहे हैं वो 24,297 पे जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 0.75% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स अगर देखें तो मिड कैप में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली है और 2.45% की तेज़ी के साथ में मिड कैप इंडेक्स बंद रहा। विक्स जो है, विक्स में जो है उसका विक्स बेसिकली वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम लोग फियर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, विक्स में भी क्रैश देखने को मिलता है। ये लगभग 14% जो है विक्स क्रैश हुआ और 16.17 के लेवल पे आके ये क्लोज हो गया। तो विक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो फियर का सेंटिमेंट है वो कम हुआ है। हालांकि आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं वो अभी थोड़े पैनिक वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 0.7% की गैप डाउन ओपनिंग और 174 पॉइंट जो है निफ्टी के नीचे खुलने की उम्मीद है। देखते हैं 9:15 पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। गिफ्ट निफ्टी के फिलहाल जो इंडिकेशंस है वो यही हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर भी जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट फ्लैट है बट विथ नेगेटिव बायस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज डीआईआईज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एफआईआईज जो है अभी सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं। लगभग उन्होंने 3,314 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में 3,800 करोड़ की बाइंग की है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो बड़े प्लेयर के तौर पे हैं। डीआईआईज में अगर आप देखें तो फंड हाउस, म्यूचुअल फंड हाउस जो हैं
वो वहाँ पे उनको बहुत सारे रिटेलर के पैसे मिल रहे हैं, और पैनिक सिचुएशन में खासकर अगर आप देखिए, और ये जो अभी टाइम है ये सैलरी लोगों के मिलने का टाइम है, तो लोगों के पास में कैश है और उसके हिसाब से वो फ्लो जो है मार्केट टूटने पे मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो स्ट्रेंथ जो है अपने इंडियन सिनारियो में, इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर हम देखें तो मेनली ये रिटेल पावर्ड आप कह सकते हैं। रिटेलर्स के पैसे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में, और ये जो है मार्केट को काफ़ी समय से संभाल के रखे हुए हैं। अदरवाइज़ पहले इतने हज़ार करोड़ की सेलिंग अगर एफआईआईज कर देते थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट नीचे की तरफ में चला जाता था। लेकिन फ़िलहाल जो है डीआईआईज जो हैं वो एफआईआईज को मैच कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। न्यूज़ रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल कल हमने डिस्कस किया था कि होम ओनर्स को थोड़ा रिलीफ दी गई है, और एलटीसीजी जो टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो प्रॉपर्टीज़ पे जो ऑलरेडी 23 जुलाई 2024 से पहले लोगों ने बाई कर रखा है, उन पे अगर लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने के हिसाब से अगर देखें तो जो रिलीफ दिया गया वो ये था कि अगर कोई भी पर्सन जिसने घर खरीद रखा है और उसने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर घर खरीद रखा है तो उसके पास में आज अब दो ऑप्शन होंगे। अगर वो अपने घर को जो है आगे चल के सेल आउट करता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के वहाँ पे दो ऑप्शंस उसको मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने के उसके दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि या तो वो पर्सन ऑप्शन 1 में चला जाए जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 20% आप टैक्स पे करें विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, जहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन 2 उसको ये दिया जा रहा है कि आप 12.5% टैक्स पे करें, एलटीसीजी टैक्स, जहाँ पे आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? बहुत जगह पे ये टर्म यूज़ किया जाता है। इसमें ये बेसिकली होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में कोई आइटम का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, कोई घर है मान लीजिए उसका प्राइस है 100 रुपीज़। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट मैं अज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ, मानने के लिए कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि एक घर का प्राइस आज की डेट में है 100 रुपये, और कुछ सालों बाद में आप उसको आगे जाके सेल आउट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म रखने के बाद में आपने उसको सेल आउट किया, मान लीजिए कि उसका जो प्राइस हुआ वो 200 रुपये हुआ, 200 रुपये में आपने उसको सेल आउट किया। अब अगर इन्फ्लेशन कुछ सर्टेन परसेंट से, ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ते हुए जाएगा, तो अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% है, अगर मान लिया कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 6% के हिसाब से है, तो जो 100 रुपये में जो आपने प्रॉपर्टी या घर जो खरीदा था वो जो है 6% के हिसाब से कुछ सालों बाद में मान लिया कि उसका वैल्यू जो हो जा रहा है वो 110 रुपये हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 100 रुपये का जो भी आइटम रखा था इन्फ्लेशन के हिसाब से वो जो है वो 110, 6% एडजस्ट करते करते वो 110 पे चला गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो गेन आपका होना चाहिए था वो 290 करोड़ 90 रुपीज़ का ओवरऑल आपको गेन हुआ एक तरह से। ठीक है, तो आपका जो टैक्स भी बनना चाहिए था वो 90 रुपीज़ पे अगर टैक्स बनता है तो इसको कहेंगे कि हमने इसको क्या किया, इंडेक्सेशन के हिसाब से एडजस्ट किया है। ठीक है, इसका इंडेक्सेशन हुआ है क्योंकि 100 रुपये जो है 6% इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते करते वो 110 रुपये में हो गया। यानी जो चीज़ आज के डेट में आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, कुछ सालों बाद में आप सेम चीज़ को आप 110 रुपये में खरीद पाओगे। ठीक है, तो वैसे केस में चूंकि आपने घर को 200 रुपये में सेल आउट कर दिया है तो नेट जो गैप रहा, जो आपको नेट गेन रहा एक तरह से इंडेक्सेशन के हिसाब से, वो 90 रुपये का गेन रहा। लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन हटा दो तो एक तरह इसका मतलब क्या हुआ, आपने 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच दिया, यानी 100 रुपये का गेन हुआ। तो इस पर आपका जो टैक्स है वो नेट 100 रुपये के गेन पे बनेगा। ठीक है, इंडेक्सेशन में एक तरह से जो टैक्स का लायबिलिटी होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब आपके जो सीए हैं वो देख सकते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने में आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है या फिर इंडेक्सेशन नहीं लेने में वो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने सालों के लिए जो है बेसिकली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है। तो एनीवेज गवर्नमेंट का ये प्रपोजल आया है और एक तरह से ये बिग रिलीफ होगा होम ओनर्स के लिए। इसके अलावा ये दूसरा न्यूज़ जो नेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल रहा वो रहा विनेश फोगाट। जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है ओलंपिक रेसलिंग इवेंट से। ओलंपिक इवेंट जो होते हैं 4 साल में एक बार होते हैं, और यहाँ पे विनेश फोगाट जो है वो महिला कुश्ती टीम की पार्टिसिपेंट थी, जो 50 केजी के कैटेगरी में कुश्ती जो है वो
लड़ रही थी, रेसलिंग में ये पार्टिसिपेट कर रही थी और इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को हरा के ये फाइनल में पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रही कि ये 50 केजी की कैटेगरी में फाइट कर रही थी और वहाँ पे इनका वेट जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा रहा और उस केस में इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सो एक तो ये एक डिसहार्टनिंग रहा कि एक महिला जो पहली बार जो है फाइनल में रेसलिंग इवेंट के फाइनल में जा रही हैं, उनको जो है मात्र 100 ग्राम वेट के ओवरवेट होने के कारण से जो है वो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया। सो ये तो रूल था, रूल इज़ रूल, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके बाद में ये रहा कि विनेश फोगाट ने जो है वो ओलंपिक बेसिकली रेसलिंग को जो है वो गुड बाय कह दिया है, वो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। एक्चुअली ओलंपिक इवेंट जो होते हैं वो ईयरली तो होते नहीं हैं, 4 साल में एक बार होते हैं और उस समय फिजिकल स्ट्रेंथ जो है विथ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करते रहता है। सो ये एक तरह से डिसहार्टनिंग रहा। ये महिला जो है ये हिस्ट्री बनाने की तरफ में थी, लेकिन इनका जो जर्नी है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट वे में स्टॉप हो गया। एनीवेज आगे बात करते हैं। तो आज जो है आरबीआई के पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होंगे। सो आरबीआई के पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट में रेट के अनचेंज होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। रेपो रेट जो है 6.5% पे मेंटेन रहने की उम्मीद है। सो हालांकि कुछ वोलेटिलिटी डायरेक्शंस को लेके आरबीआई पॉलिसी को लेके तो ज़रूर रहते हैं। सो देखते हैं कि ओवरऑल क्या रहता है, लेकिन रेट्स को लेके कुछ चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी जो अपना जो पॉलिसी रेट है वो ज़्यादा उम्मीद यही है कि जो फेड का रेट कट आएगा सितंबर में, उसके बाद में ही हमारे यहाँ भी रेट कट होने की उम्मीद रहेगी। सो देखते हैं कि ये इवेंट कैसा रहता है। इसके अलावा ऑयल प्राइस के रिगार्ड में अगर हम लोग देखें तो आज ऑयल प्राइस जो है वो मल्टी मंथ लो के लेवल पे ही चल रहा है। लेकिन अभी जो मिडल ईस्ट में टेंशन हो रखा है, इजराइल फ़लस्तीन के एरिया में जो टेंशन देखने को मिल रहा है, उसके कारण से प्राइस जो है ऑयल प्राइसेस थोड़े बहुत मॉडिफाई ऊपर के साइड में हो रहे हैं। प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ऑयल प्राइस जो है वो मल्टी मंथ लो के लेवल पे ही चल रहा है। अदर न्यूज़ में अगर आप देखें तो यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में एक न्यूज़ देखने को मिल रही थी। जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल यूट्यूब शॉर्ट जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था। ये 60 सेकंड का वीडियो फॉर्मेट है जो वीडियो क्लिपिंग के हिसाब से हमें देखने को मिलता है और इसके जो व्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा वैसे पॉपुलर रहा है यूट्यूब में, यूट्यूब शॉर्ट। और इसमें अगर देखें तो ये 1 ट्रिलियन व्यूज़ को सरपास कर चुका है। सो मार्केट रैप अप के हिसाब से बेसिकली आज के मार्केट से रिलेटेड यही डेटा पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। वैसे एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन है दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन आप लेते हैं तो प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।